हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गाइडेंस एकेडमी के इस छोटे से चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हमारे कुछ मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, है ना, फिर हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन, फिर हमने पढ़ी थी बडिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। दूसरा होगा हमारा रीजनरेशन के बारे में, रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन किस किस के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे मेन जो है आज हमारा टॉपिक जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए और जो है पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आजकल बच्चे जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग सभी ध्यान लगाइए और अपने आप से खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज का जो समय चल रहा है, आजकल जो है कोरोना फैल रहा है, तो अपने घर पे रहिए, ठीक है। फालतू में अपने घर से बाहर मत जाइए, अपने घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहना है आप सभी को, ठीक है। पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ना है, तो पढ़ाई करते रहना है हमें, ठीक है। तो आज हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में चलो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स यानी कि नाम से ही देखो क्या पता चल रहा है, फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस, यानी कि अपनी बॉडी को जब कोई ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है, यानी कि पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेता है और उन पीसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। आई बात समझ में? क्या फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, और उन फ्रैगमेंट्स से क्या हुआ कि कोई नया ऑर्गेनिज्म गिव राइज हो गया, और फ्रैगमेंट से क्या हो गया, ए न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में? तो उसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो जनरली ये जो फ्रेगमेंटेशन है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। कुछ लोअर प्लांट्स हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा एक हमारी एल्गी है, उसके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्पाइरोगायरा का जो थैलस होता है इस तरीके से, वो क्या करता है अपने आप को इस तरीके से, उसके सेल का जो है उसकी बॉडी होती है जिसको हम थैलस बोलते हैं, वो क्या करती है अपने आप को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो स्पाइरोगायरा है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और उन फ्रैगमेंट्स से, और ईच फ्रैगमेंट्स विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया स्पाइरोगायरा। और इन हर छोटे फ्रैगमेंट से क्या होता है, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। यानी कि ये जितने भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने हैं ना स्पाइरोगायरा के, ठीक है, उन्हीं सभी फ्रैगमेंट्स से क्या बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो आई बात समझ में फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। तो चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वो है हमारा नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन, ठीक है। देखिए, रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में ना एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि रीजनरेशन में के जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसका अगर कोई बॉडी पार्ट अलग हो जाता है किसी जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे नया पार्ट्स आ जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन के अंदर उसी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर जाता है, ठीक है। तो रीजनरेशन में देखिए क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं प्लानेरिया का, ठीक है। प्लानेरिया का एग्जांपल लेते हैं, प्लानेरिया का एग्जांपल लिया हमने। प्लानेरिया में देखिए क्या होता है कि प्लानेरिया के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्लानेरिया क्या करते हैं, प्लानेरिया को अगर हम काट देते हैं इन 3 पीसेस के अंदर, तो उससे क्या होता है, हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो देखिए, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो फ्रैगमेंटेशन होता है ना, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपनी मर्जी से अपनी बॉडी के फ्रैगमेंट्स जो है उनको अलग करता है और फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, उसकी वजह से कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। जैसे कि रीजनरेशन जनरली आपको देखने को मिलती है, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो लिजर्ड होती है, ठीक है। लिजर्ड की जो पूंछ होती है, लिजर्ड की पूंछ क्या हो जाती है, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जब हम कभी छिपकली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर छिपकली की आप पूंछ पकड़ोगे ना, तो छिपकली क्या करेगी, उस पूंछ को अलग कर देगी, है ना। तो बाद में क्या होगा, वो छिपकली चली जाएगी और कुछ दिन के बाद में जो छिपकली है उसकी पूंछ वापस से आ जाती है ना। हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक। हमारी बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन होती है, और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ना, वो होती है हमारी बॉडी के अंदर लीवर की, ठीक है। लीवर आपका
सबसे ज्यादा रीजनरेट करने वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी कि लीवर एक ऐसा, आप सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गन, ठीक है। तो लीवर आपका एक ऐसा ऑर्गन है जिससे कि क्या होता है कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपका जो है कुछ ऐसी चीजें खाएं जो कि लीवर को हेल्थीनेस को सपोर्ट करती है, और अगर आपका लीवर डैमेज भी है तो जो लीवर की जो सेल है इतनी तेजी से रीजनरेट करती है कि आपका कुछ ही टाइम के अंदर जो है नया लीवर बन जाता है। यानी कि जो लीवर है उसकी सेल बहुत तेजी से रीजनरेट करती है, यानी कि लीवर जो होता है ना वो अपने आप को बहुत तेजी से ठीक कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सबसे पुअर रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी नर्व सेल्स की। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वो सबसे वीक होती है। वो अगर आपकी नर्व्स अगर डैमेज हो जाए तो बहुत कम चांसेस होती है कि वो रीजनरेट कर पाएंगी या फिर अपने आप को ठीक कर पाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वो लीवर की होती है, और वो सबसे कम होती है वो होती है नर्व सेल्स की। तो रीजनरेशन समझ में आया। रीजनरेशन में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म उसका बॉडी पार्ट अलग होगा, बॉडी पार्ट अलग होने के बाद में क्या होगा, उस बॉडी पार्ट की जगह एक नया बॉडी, देखो जो बॉडी पार्ट अलग हुआ है ना उसकी जगह तो नया बॉडी पार्ट आएगा ही, प्लस जो पार्ट अलग हुआ है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा प्लान एरिया के अंदर। आई बात समझ में? तो चलिए, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो सबसे मेन टॉपिक है, ठीक, वो शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था अगर किसी चीज को समझना हो तो उसको जो टॉपिक है उसका जो मेन वर्डिंग है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव मतलब है वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि जो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स जो कि उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में उसको मदद करते हैं, उसको खाना देने में, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स लेने में, मिनरल्स लेने में, तो वो पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो सबको पता है कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम और होते हैं लीव्स, ठीक है। तो ये होता है वेजिटेटिव। और प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, यानी कि क्या प्रोपगेशन का मतलब? प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होगा कि प्लांट क्या करता है, अपने वेजिटेटिव पार्ट से क्या करता है, एक नया प्लांट बना लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई बात समझ में? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं आपके रूट, स्टेम और लीव, उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना वो होता है आपका नेचुरल, ठीक है। एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और तो दूसरा वाला जो होता है ना वो होता है आर्टिफिशियल, यानी कि ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो अपने आप हो रहा है, यानी कि नेचुरली हो रहा है, उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कुछ इंटरफेयर नहीं कर रही है। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपको पता ही है, जस्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा, जो ह्यूमन एक्टिविटी होगी वो आएगी। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब कि भैया ह्यूमन जो है अपना इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे एक नया प्लांट बन रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर ना गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना जाइगोट बन रहा है। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा वो तीन तरीके से होता है आपका, रूट, स्टेम और लीव, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम से। तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगा? तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना वो तीन तरीके से होता है, ठीक है। तीन तरीके से कैसे? एक तो जो स्टेम होती है आपकी मॉडिफाइड स्टेम। देखो इसमें क्या होता है, जनरली जो प्लांट होता है उसकी स्टेम मॉडिफाई कर जाती है और मॉडिफाइड करने के बाद में अपने आप को एक नए प्लांट में डेवलप कर लेती है। तो तीन टाइप से मॉडिफिकेशन होती है उसकी। एक होती है आपकी अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तीसरी होगी क्रीपिंग स्टेम, ठीक है। और चौथी होती है एरियल स्टेम। एरियल मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब वो स्टेम जो जमीन के नीचे होगी, यानी कि धरती के नीचे वाली जो स्टेम है उसको बोलेंगे हम अंडरग्राउंड स्टेम। क्रीपिंग स्टेम का मतलब जो एक तरीके से क्रीप कर रही है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, यानी कि जो ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ, ना अंडरग्राउंड है ना जो पूरी तरीके से एरियल है, यानी कि जो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल रन करती है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि इस तरीके से ग्राउंड के ऊपर की तरफ रहती है ना। जो अगर इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूं तो इसके ऊपर जो ये रन करेगी ना तो इसको बोलते हैं हम क्रीपिंग स्टेम, ठीक है। उसके बाद में
तीसरी आती है आपकी एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मतलब ऐसी स्टेम जो हवा में है, उससे हम एक नया प्लांट अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसी को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम। आई बात समझ में? तो देखिए अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप हैं जिससे कि आपका जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम की बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका सकर्स। ठीक है, सकर्स में क्या होता है? सकर्स के अंदर जो प्लांट होता है, यानी कि इसका एग्जांपल है, सकर्स का एग्जांपल है आपका जैसे मिंट। देखो पुदीने का पेड़ देखा होगा सबने, ठीक है। पुदीने के पेड़ में क्या होता है कि जो पुदीने का पेड़ होता है ना, यानी कि अगर मैं इसको पुदीने का पेड़ मान लेता हूं और ये इसको सॉइल मान लिया मैंने, तो इसका जो बेस होगा ना, बिल्कुल स्टेम का जो बेस होता है, यहां से यहाँ पे क्या होती है, एक बड प्रेजेंट होती है और वो बड अंडरग्राउंड यानी कि नीचे की तरफ ग्रो करती है और इससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है इस तरीके से। तो यानी कि अगर मैं इसको एक पुदीने का पेड़ मान के चलता हूं और ये इसकी स्टेम है, तो स्टेम के बेस पे क्या होगा, नोड प्रेजेंट होगी और इस बड से या इस नोड से क्या होगा, एक और स्टेम अराइज होगी और वो स्टेम क्या करती है, जैसे ही ग्राउंड के अंदर जाती है और उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो आप कभी देखिए पुदीने के पेड़ को नीचे देखिए, जब आप उसको निकालेंगे तो बहुत सारी स्टेम जो होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, एक नया प्लांट अराइज हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक अंडरग्राउंड एक स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम से ही बहुत सारे प्लांट की जो डालियां होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, स्टेम वाली ब्रांचेस वो जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम सकर्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो सकर्स समझ में आया। सकर्स में क्या होगा कि इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, जो कि बेस ऑफ द स्टेम के नीचे से ग्रो करती है और उससे क्या होता है, एक नई प्लांट जो है नई निकल जाता है उससे। ठीक है, सकर्स के बाद में दूसरा आता है आपका जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर्स का एग्जांपल जैसे कि आपका पोटैटो। ठीक है, तो ट्यूबर्स इज आल्सो ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये क्या है आपका मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। देखो ट्यूबर जो होती है वो इस तरीके की स्टेम होती है कि उसके अंदर जो प्लांट होता है अपना फूड रिजर्व करता है ना। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो एक टाइप का जो है स्टेम है। देखो कई बार जो है बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि पोटैटो इज अ स्टेम और रूट। तो पोटैटो इज अ स्टेम, ठीक है, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम विच इज यूज, ठीक है, फॉर द स्टोरेज। यानी कि इस ट्यूबर के अंदर यानी पोटैटो के अंदर क्या करता है, जनरली जो पोटैटो का प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, स्टोरेज करता है। किस चीज़ का स्टोरेज? जो फूड रिजर्व होता है ना, उसको स्टोर करता है। ठीक है, और फिर हम उसको निकाल के खा जाते हैं। तो जनरली जो पोटैटो होता है वो मिलता तो जमीन के नीचे है, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। आई बात समझ में? ठीक, और जो पोटैटो होता है इसके ऊपर, यानी इसी पोटैटो को हम बोलते हैं ट्यूबर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी आइज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसी आइज से क्या होता है, एक नया प्लांट जो है ग्रो करता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों आसपास कहीं खेती होती है तो आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट, जो पोटैटो का प्लांट जो उगाया जाता है ना, वो इसी तरीके से उगाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो पोटैटो का प्लांट होता है उसको जमीन के नीचे जो है दबा दिया जाता है, मिट्टी के नीचे, और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है, और वो जो पोटैटो के ऊपर जो छोटी छोटी आइज प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहां से क्या होता है, एक नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ट्यूबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जिसको हम बोलते हैं कॉम्स। ठीक है, कोम्स भी जो है आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, एक ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। जनरली ये आपको देखने को मिलती है कोलोकेशिया के अंदर। ठीक है, दूसरा बनाना के अंदर भी देखने को मिलती है आपको। बनाना जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है ना, वो कॉम्स के थ्रू भी कर देता है कभी कभी। ठीक है, कॉम्स के अंदर क्या होता है, कॉम्स इज ऑल्सो ए अंडरग्राउंड स्टेम जिसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती है, और उन बर्ड्स से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, बर्ड्स के बाद में नेक्स्ट आ जाती है हमारी बल्ब्स। ठीक, कौन सी आती है हमारी? बल्ब्स। बल्ब्स जो जनरली पाई जाती हैं आपकी, वो पाई जाती हैं आपकी ओनियन के अंदर और गार्लिक के अंदर। ठीक है, तो बल्ब्स के एग्जांपल है ओनियन और गार्लिक। और ओनियन और गार्लिक को अगर आप क्या करते हैं, स्टेम जो है वो उनके अंदर बल्ब प्रेजेंट होती है, जो उनकी जो मेन ब्रांच जो होती है ना, उसको हम बल्ब बोलते हैं, जो स्टेम होती है। ठीक है, उसको अगर आप जो है जमीन के नीचे जो है उसको सॉइल के ऊपर, सॉइल डालोगे उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बल्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका राइजोम। ठीक है, तो राइजोम इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम विच इज फाउंड इन, ठीक है, जो कि पाया जाता है किसके अंदर, जिंजर के अंदर। ठीक है, जिंजर देखा है सबने, जिंजर बोलते हैं अदरक को। ठीक है, अदरक को बोलते हैं जिंजर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जिंजर के ऊपर राइजोम्स प्रेजेंट होती है। यानी कि इस तरीके से अगर मैं एक जिंजर ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है, ये मान लो मेरी जिंजर है, इस तरीके से देख लो भैया, ऐसे भैया मेरी ड्राइंग जो है थोड़ी सी खराब सी है, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं।
ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मन की आंखों से देखो दिखेगा। तो मान लो ये आपकी कोई जिंजर है, तो इसके ऊपर क्या होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से राइजोम्स प्रेजेंट होती है। राइजोम्स क्या होती है, जनरली दे आर अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, यानी कि ये जो होती है अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो कि राइजोम, जब आपका जो जिंजर का जो प्लांट होता है ना, वो एक तरीके से जब रियल में प्लांट होता है, जब उसको निकाला नहीं जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये राइजोम्स प्रेजेंट होती है, और राइजोम्स जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में इसको प्रिजर्व करके रखती है, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इनसे क्या कर जाता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो यानी कि अगर आप अदरक को अगर डायरेक्टली मतलब उसके ज़मीन के नीचे से निकालेंगे, अदरक इज अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, उसको अगर आप निकालोगे, उसके बाद में उसको अलग से मतलब जो अगर उसके ऊपर राइजोम प्रेजेंट है, और राइजोम को अगर आप अलग से ग्रो कर दोगे, तो उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये भी है एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक पार्ट, ठीक है। तो राइजोम, तो ये थे आपके अंडरग्राउंड स्टेम वाले पार्ट, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम से जो प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं वो इनके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन मेथड्स फॉर अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रीपिंग स्टेम के बारे में। तो चलो इसको मैं रब कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया सबने, चलिए लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो, अभी समझ में बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्रीपिंग स्टेम के अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है रनर्स का, ठीक है। रनर्स जनरली आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, जैसे कि जो आपकी दूब घास होती है, जो घास होती है जिसको बोलते हैं ग्रास, ठीक है, दूब ग्रास जिसको बोलते हैं, ठीक है, दूब ग्रास, ठीक है। दूब ग्रास के अंदर रनर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। रनर्स आर बेसिकली क्या होते हैं कि ये मान लो अगर ये मैंने एक तरीके से जो है ग्राउंड बना दिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने जो है मैंने एक घास बना दी, तो जो रनर्स होते हैं ना वो क्या करती है, वो पैरेलल, यानी कि जो ग्राउंड होती है ना उसके पैरेलल एक तरीके से ग्रो करती है, और इस तरीके से प्लांट जो है वो बनता चला जाता है, तो इनको बोलते हैं हम रनर्स। तो ये जहाँ जहाँ ग्रो करेगी वहाँ पे एक नया प्लांट, यानी कि जहाँ जहाँ पे रनर होगा इसके ऊपर एक छोटी सी बड्स प्रेजेंट होती है, जैसे ही ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आती है वहाँ पे क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है इनसे। तो यानी कि जैसे ही ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगी यहाँ पे एक नया प्लांट बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम रनर। तो रनर्स आर द पैरेलल स्टेम, यानी कि इस तरीके से एक जो है स्टेम कैसी है, ये क्रीपिंग स्टेम है विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी कि एक टाइप की कैसी स्टेम है ये, क्रीपिंग स्टेम, ठीक है, विच इज पैरेलल, जो कि पैरेलल है किसके, अंडर ग्राउंड के, जो ग्राउंड के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं हम रनर्स। आई बात समझ में? चलिए, तो रनर्स आपको देखने को मिलती है दूब ग्रास के अंदर, ठीक है, जिसको हम पोहा बोलते हैं, पोहा के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा उसके बाद में हमारा एक एग्जांपल आता है जिसका नाम है स्टोलोन, ठीक है। एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं हम स्टोलोन। स्टोलोन थोड़ा सा अलग टाइप का है। स्टोलोन में क्या होता है कि ये भी आपका क्रीपिंग स्टेम का ही पार्ट है, लेकिन क्या कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे कि मान लो ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये आराम से ग्रो कर रहा है, तो इसके स्टोलोन जो है इसके ऊपर ग्रो कर रही है ग्राउंड के एकदम पैरेलल। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, तो ऑब्स्टेकल को पार कर देता है ये, मतलब यानी कि एक तरीके से इसको हम इस तरीके से, यानी कि जो आपका जो स्टोलोन होता है ना वो इस तरीके से होता है और इस तरीके से वो ग्रो करता है। तो यानी कि जो एक तरीके से ये भी आपका पैरेलल ही ग्रो करता है जो है ग्राउंड के, लेकिन जो स्टोलोन है वो इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए, यानी कि उसके ऊपर से जो है ग्रो कर जाता है, और उससे क्या होता है एक नया प्लांट बन जाता है। यानी कि ये क्या कर सकता है, स्टोलोन क्या कर सकता है कि भाई एक नया ऑब्स्टेकल आ गया मतलब बीच में, तो उसको क्रॉस कर देगा, क्रॉस करने के बाद में जो है उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका स्टोलोन जो है वो ग्रो करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलबिल। चलो बुलबिल से पहले हम बात कर लेते हैं एरियल स्टेम, यस, ठीक है। एरियल स्टेम के बारे में बात करते हैं। तो एरियल स्टेम जो होती है वो ऐसी स्टेम होती है जो कि ऊपर की तरफ है, ना तो अंडरग्राउंड है ना वो क्रीपिंग है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो ऐसी कौन सी स्टेम है जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है? जी हाँ, एग्जाम्पल है आपके ओपनशिया। कौन? ओपनशिया। ओपनशिया सबको पता है, कैक्टस, कैक्टस को बोलते हैं ओपनशिया, ठीक है। ओपनशिया के अंदर क्या होती है कि जो आपकी जो ओपनशिया होती है दीज आर मॉडिफाइड स्टेम, है ना, उसके जो कांटे होते हैं दीज आर मॉडिफाइड लीव टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सबको पता है ये सब, चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यानी कि जो उसके ऊपर कांटे होते हैं ना, ठीक है, वो जनरली मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो कि उस हार्श कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, वाटर जो एक्सेस वाटर लॉस है उसको लॉस होने से बचाती हैं, इसलिए। लेकिन जो ओपनशिया होता है उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर जनरली जो स्टेम होता है, यानी कि जो आपकी लीव जहाँ पे प्रेजेंट है वो स्टेम है। यानी कि अगर मैं कैक्टस बनाता हूँ तो इस तरीके से जो कैक्टस होता है ये, ठीक है, इसके ऊपर कांटे प्रेजेंट है ना।
तो जो कांटे हैं दीज आर द मॉडिफाइड, ये तो मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये होते हैं हमारी स्टेम का पार्ट, ये हमारा स्टेम है, ठीक है। और ये स्टेम जब सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको सॉइल के ऊपर ग्रो कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक नया कैक्टस का प्लांट बन जाता है, यानी कि एक नया ओपनशिया बन जाता है। तो वो है पार्ट आपका एरियल स्टेम का। आई बात समझ में? तो किसका पार्ट है वो? एरियल स्टेम का, ठीक है। तो एरियल स्टेम समझ में आई आपको सभी को? एरियल स्टेम का पार्ट एग्जांपल है आपका ओपनशिया, यानी कि ऐसी स्टेम जो कि एरियली प्रेजेंट है, हवा में है, ठीक है, लेकिन अगर वो जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है, सॉइल के कांटेक्ट में आती है, उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है आपका ओपनशिया। चलिए एक और क्रीपिंग स्टेम का एक एग्जाम्पल, जो एक टाइप हमारा रह गया जिसका नाम है ऑफसेट, ठीक है। ये ऑफसेट जो होता है ना, जनरली आपको देखने को मिलेगा वाटर प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो वाटर प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं हाइड्रो प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर ऑफसेट देखने को मिलता है। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसेंट, ठीक है। वाटर हाइसेंट नाम सुना होगा सबने, नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो, ठीक है। वाटर हाइसेंथ का कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। देखिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल कहने के पीछे एक कारण ये है कि ये जो वाटर हाइसेंथ वाला जो प्लांट है ना, ठीक है, ये बहुत तेजी से ग्रो करता है एक तो, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, मतलब बहुत सुंदर हैं, ठीक है। तो लोगों ने सोचा इसको, एक तो ये दूसरा जो है एक फॉरेन प्लांट है, फॉरेन का मतलब ये यहाँ पे नहीं है, ये इंडिया की नेटिव स्पीसीज नहीं है, इसको बाहर से लाया गया था, ठीक है। तो इसको लेके आया गया था क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्लावर्स थे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो सभी ने सोचा कि भाई इसको पॉन्ड्स वगैरह में उगाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर हमारे जो पॉन्ड्स होंगे वो बहुत सुंदर सुंदर दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही इसको लेके आया गया और एक पॉन्ड के अंदर उसको छोड़ दिया गया, तो कुछ ही टाइम के अंदर उसने क्या किया, पूरे पॉन्ड के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो धीरे धीरे मरने लग गए, ठीक है। यानी कि जितने भी प्लांट्स आसपास ग्रो कर रहे थे और जो उसके अंदर जो पानी के अंदर जो भी प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे क्या करने लग गए, मरने लग गए। और इसने क्या किया, पूरे पॉन्ड को कवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो इसको एक तो दूसरा इसका रीजन, दो रीजन है। एक तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट से ग्रो, एक तो है रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ऑफसेट में क्या होता है कि मान लो ये आपकी वाटर है, यानी कि मैंने वाटर का ऊपर सरफेस बना दिया, ठीक है, और ये आपका वाटर हाइसेंट है। तो ये क्या करता है, जैसे कि रनर्स देखा था हमने, रनर्स कैसे होते थे, इसके पैरेलल वाले, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, वाटर सरफेस के ऊपर इसकी जो मॉडिफाइड स्टेम होती है ना, वो क्या करती है, पैरेलल ग्रो करती है, और जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आती है उससे एक नया वाटर हाइसेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा रैपिड है, और इसने क्या किया था, ऑलमोस्ट थोड़े कम, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही कम टाइम के अंदर इसने पूरे पॉन्ड के ऊपर जो है कवर कर लिया था उसको, है ना। तो एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था, एक रीज़न तो ये था कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ऑफसेट के थ्रू, और इसने क्या किया, वो तेज़ी से अपने नंबर बढ़ाए, ठीक है। दूसरा ये था कि देखो ये जो स्पीसीज थी, यानी कि वाटर हाइसेंट, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है इकोर्निया क्रेसिपस, ठीक है। ये जो स्पीसीज है ये बाहर की स्पीसीज है, वो यहाँ की स्पीसीज नहीं थी, तो इसलिए इसका जो प्रेडेटर था, यानी कि जिसका जो नेचुरल प्रेडेटर था ना, वो यहाँ पे अवेलेबल था ही नहीं। यानी कि एक देखो सबको पता है कि हर प्रेडेटर का मतलब हर प्रेडेटर का अपना एक प्रे होता है, ठीक है, हर प्रे का अपना एक प्रेडेटर होता है, सबको पता है ये। यानी कि प्रेडेटर वो होता है जो प्रे को खाता है, और प्रे जिसको खाया जाता है प्रेडेटर के द्वारा। तो यानी कि वाटर हाइसेंट जो था उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, ठीक। इसीलिए इसने क्या किया भैया, अब यानी कि एक तरीके से खुला सांड हो गया। खुला सांड होने का मतलब ये है कि इसने इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया कि इसने अपने नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा लिए, और इसने क्या किया, पूरे पॉन्ड को जो है उसके अंदर जो मछलियाँ थी वो सारी मरने लग गई, ठीक है। अब इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबको पता है कि जो बंगाल होता है, उस बंगाल जो हमारा राज्य है उसके अंदर जो है मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, शौक से, है ना, खाई जाती है ना। चलिए, तो अब देखो पॉन्ड के अंदर मछलियाँ मरने लग जाएंगी तो लोगों का खाना चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, भैया वाटर हाइसेंट को हटाओ, है ना, और फिर से मछलियाँ लगाओ। मछलियाँ क्या लगाओ, मतलब मछलियाँ डालो उस पॉन्ड के अंदर, क्योंकि सारी तो मार दी इसने, ठीक है। तो रीजन क्या थे इसके, दो रीजन थे। दो रीजन ये कि एक तो इसने वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस किया, और दूसरा रीजन ये कि फॉरेन स्पीसीज थी, इसका नेचुरल प्रेडेटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद में तो यहाँ पे हमारा जो स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स।
तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, तो लीव्स के थ्रू क्या होता है, देखो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना लीव्स के थ्रू, उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती है ना, छोटी छोटी बर्ड प्रेजेंट होगी, और जैसे ही वो लीव क्या करते हैं, वो अपने जो प्लांट होती है उससे डिटैच होके, मतलब अलग होके क्या करती है, जैसे वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है, उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लीव्स, जैसे कि मान लो ये प्लांट है आपका कोई भी, ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान मत देना भाई, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है, सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, ड्राइंग गंदी है आपकी, चलो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो यानी कि ये मान लो मैंने लीफ बना दी, ठीक है, ठीक, तो ये प्लांट है मेरा, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब इसलिए क्या किया कि ये जो लीफ थी ये इससे अलग होके यहाँ पे आ गई ग्राउंड पे, और जैसे ही अब क्या होता है, इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है ना, ठीक है, वो बर्ड्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं, और उनसे क्या होता है कि एक नया प्लांट बन जाता है। यानी कि जो लीव्स के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट थे उससे क्या हुआ, एक नया प्लांट बन गया। तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ठीक है। तो लीव्स के थ्रू क्या हुआ कि नया प्लांट बन जाना, तो उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो इसके एग्जांपल हैं आपके ब्रायोफाइलम, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का, ठीक है, ब्रायोफाइलम इज अ कॉमन एग्जांपल, ठीक है, जो कि लीव्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये तो आपने देखा होगा आपके गार्डन वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइलम, देखना वहाँ पे उसकी लीव्स को निकाल के, और जो है उस नॉर्मली कुछ नहीं करना, आपको लीव्स निकालनी है, उसको जो है सॉइल के ऊपर रख देना है, सॉइल के ऊपर वहाँ पे पानी वानी डालना है, ठीक है, उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स, ठीक। चलिए, लीव्स के बाद में आ जाती हैं हमारी रूट्स, ठीक है। तो रूट्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट्स से भी आप एक नया प्लांट बना सकते हो, ठीक है। तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। जैसे कि आपका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, है ना, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इपोमिया पटाटा, है ना। तो स्वीट पोटैटो इज एन मॉडिफाइड, ये क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक। ये मॉडिफाइड रूट है, इससे क्या होता है कि ये मॉडिफाइड रूट यानी कि जो इपोमिया बटाटा है, स्वीट पोटैटो है, इसके अंदर एबिलिटी है क्या, एक नया प्लांट फॉर्म करने की, यानी कि इट इज एन मॉडिफाइड रूट, ठीक है। ये मॉडिफाइड रूट है, इसमें जनरली क्या करता है, जो प्लांट होता है स्वीट पोटैटो के अंदर अपना फूड का स्टोरेज करता है, क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड रूट है ये, और इस मॉडिफाइड रूट से क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है, यानी कि जब हम इसको सॉइल के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो था हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए भाई, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरल है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर देखिए क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो ह्यूमंस हैं उनकी एक्टिविटीज आ जाती हैं बीच में, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव में हम क्या करेंगे, कुछ ह्यूमन जो मैनकाइंड के मेथड्स हैं उनका यूज करेंगे एक नया प्लांट बनाने के लिए, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मैन मेड मेथड्स का, ठीक है, यानी कि ये नेचुरली नहीं है, इसमें कुछ मैन की एक्टिविटीज लगती हैं जिससे कि एक नया प्लांट बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सबसे पहली चीज आती है जिसको बोलते हैं हम कटिंग, ठीक, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स की हम कटिंग करके एक नया प्लांट अगर बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो कटिंग्स के अंदर तीनों तरह, देखो तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनकी कटिंग की जाएगी। तो जैसे कि मान लो एक वेजिटेटिव पार्ट ले लिया मैंने, लीव्स की कटिंग कर ली, ठीक है, उसको मैंने सॉइल के ऊपर जो है ग्रो करा दिया, ठीक है, उससे एक नया प्लांट बन गया, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स थ्रू कटिंग, ठीक है। कटिंग के अंदर हमें कुछ नहीं करना है कि एक वेजिटेटिव पार्ट लेना है किसी भी प्लांट का, ठीक है, उसके वेजिटेटिव पार्ट को हमें कट करना है, कट करने के बाद में उसको सॉइल के अंदर उगा देना है, तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो वो है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए इसमें जो है जो ह्यूमंस की एक्टिविटी है वो आ रही है बीच में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज बात समझ में, चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेम कटिंग। तो पहली थी हमारी लीफ कटिंग, ठीक है, दूसरी थी हमारी स्टेम कटिंग, ठीक है। तो स्टेम कटिंग के अंदर क्या होता है जनरली, देखिए स्टेम कटिंग के अंदर जो स्टेम्स होती है प्लांट की, ठीक है, अराउंड ऐसा बोला जाता है 10 से 20 इंच,
है ना, इतनी ही होती है जनरली। चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखते हैं। यानी कि जनरली एक छोटी सी 10 से 20 इंच वाली, ठीक है, इतनी लंबी जो है स्टेम को काट लिया जाता है। काटने के बाद में उसको सॉइल के अंदर सो कर दिया जाता है, उससे एक नया प्लांट बन जाता है। इसके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोज़, ठीक है। रोज़ का देखा होगा आपने, कलम काटते हैं ना, उसकी कलम काटते हैं, कलम काटने के बाद में उसको प्लांट को उसको उगा दिया जाता है सॉइल के अंदर, उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो वो है आपका स्टेम कटिंग, ठीक। कभी कभी क्या किया जाता है, देखो डायरेक्टली कई बार कटिंग करके ना डायरेक्ट एकदम प्लांट नहीं उगता है, यानी कि सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, उससे एक नया प्लांट नहीं बनता है। तो इसीलिए उसको कुछ केमिकल्स या फिर कुछ सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं, उनसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि IBA, ठीक है, IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, इनसे ट्रीट किया जाता है। इनसे ट्रीट करने के बाद में उनके अंदर रूट्स इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, और रूट्स इंड्यूस होने के बाद में उनको क्या करते हैं, सॉइल के अंदर लगा देते हैं, और लगाने के बाद में उससे एक नया प्लांट बन जाता है। एक होती है आपकी रूट कटिंग, ठीक है, यानी कि रूट्स की कटिंग करके भी आप एक नया प्लांट बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका कटिंग प्रोसेस, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फर्स्ट मेथड, जिसका नाम था कटिंग। कटिंग आप 3 तरीके से कर सकते हो, एक आप लीफ की कटिंग कर सकते हो, एक आप स्टेम की कटिंग करके, एक रूट की कटिंग करके। तो इन तरीके से क्या किया जाता है कि जब भी एक नया प्लांट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग, ठीक है। एंड इट इज एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि कटिंग जो करेंगे वो कौन करेंगे, ह्यूमंस करेंगे, ठीक है। ह्यूमंस क्या करेंगे, उनकी लीफ को काटेंगे, स्टेम को काटेंगे, रूट को काटेंगे, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज लेयरिंग, ठीक है। देखिए लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए ये समझने की कोशिश कीजिए लेयरिंग को थोड़ा सा। लेयरिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि प्लांट को, ठीक है, यानी कि एक प्लांट का पार्ट होता है, उसके अंदर पहले ही रूट को इंड्यूस कर देते हैं, यानी कि पहले उसके अंदर रूट्स आ जाती है प्लांट से अलग किए बिना। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम प्लांट के पार्ट को उससे अलग किए बिना ही, ठीक है, पहले उसके ऊपर रूट्स आ जाएंगी, तो उसको अलग किए बिना उसके ऊपर रूट्स आ गई, और फिर जैसे ही उसके ऊपर रूट्स आ जाती है हम उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद में उसको हम उगा देते हैं, उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये जो है इस टेक्निक को बोलते हैं हम लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग इज अ टेक्निक, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट इज अ टेक्निक, ठीक है, इन विच द प्लांट पार्ट, ठीक है, या सॉरी, इन विच द रूट्स आर इंड्यूस ऑन द पार्ट ऑन द प्लांट, ठीक है, या फिर उसका प्लांट पार्ट बिफोर द डी अटैचमेंट, यानी कि बिना उसको पहले अलग किए बगैर ही उसके ऊपर पहले ही रूट्स अलग मतलब आ जाना, और फिर बाद में उसको रूट्स आने के बाद में उसको अलग करना, वो कहलाएगी आपकी लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग जो होती है जनरली आपकी 2-3 टाइप की होती है ना। तो सबसे पहले जो लेयरिंग आती है उसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग, ठीक है। देखिए माउंट लेयरिंग में क्या होता है, माउंट लेयरिंग के अंदर इस तरीके से मान लो, माउंट लेयरिंग जनरली आपकी हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट जैसे कि जो आपके हरे भरे जो पेड़ होते हैं उनको, ठीक है। तो माउंट लेयरिंग के अंदर मान लो ये आपका एक प्लांट था, ठीक है, ये उसकी ब्रांचेस थी, ठीक। तो माउंट लेयरिंग के अंदर हमें क्या करना है कि जो प्लांट है, ठीक है, उसको उसकी जो नीचे की जो ब्रांचेस होती है ना, यानी कि सबसे बेसिस वाली जो ब्रांचेस होती हैं, उनको हमने क्या करना है, उनको आसपास की जो मिट्टी है उसके अंदर दबा देना है, ठीक, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो इसके ऊपर मिट्टी डाल दी मैंने। अब इससे क्या होगा कि इससे प्लांट जो है बिना अलग हुए इसके ऊपर पहले ही जो है रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। और जैसे इसके ऊपर रूट्स आ जाएंगी ये धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे अलग कर देंगे, यानी कि रूट्स आने के बाद में इसको अलग किया जाता है, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, ये ब्रांच अपनी अलग हो गई, ठीक है, ये एक नया प्लांट बन जाएगा अब आपका, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। और ये जो टेक्निक होती है जिसमें हम जो सबसे बेसल वाली ब्रांच होती है उसको लेते हैं और उसके ऊपर आर्टिफिशियली जो है उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और मिट्टी डालने के बाद में जब वो ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं हम माउंट लेयरिंग। समझ में आया? तो माउंट लेयरिंग समझ में आई सबको? हर्बेशियस प्लांट के अंदर जनरली देखने को मिलती है। दूसरे टाइप की जो लेयरिंग होती है, ना, उसको बोलते हैं हम एयर लेयरिंग, ठीक है। अब एयर लेयरिंग क्या होती है भाई? एयर लेयरिंग के अंदर जो प्लांट होता है ना, जो हम लेते हैं एरियल स्टेम,
कौन सी स्टेम लेते हैं? एरियल। यानी कि मान लो ये आपका प्लांट है और ये उसकी कोई स्टेम है, ठीक। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि एयर लेयरिंग के अंदर जो प्लांट का एक पार्ट होता है ना, ठीक है, जो स्टेम है जिसमें आपको रूट इंड्यूस करानी है, उसके अंदर से जो डेड वाला जो पार्ट होगा ना, ठीक है, यानी कि जो डेड टिश्यू होती है, यानी कि जो बार्क वगैरह होती है, सॉरी हाँ, जो बार्क वगैरह होती है ना, उसको हटा देते हैं हम, ठीक। बार्क हटाने के बाद में क्या किया जाता है, इसके ऊपर कुछ केमिकल्स इंड्यूस किए जाते हैं, यानी कि रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स वगैरह डाले जाते हैं, जैसे गिबरलिन वगैरह, ऑक्सीन वगैरह, कुछ सिंथेटिक हार्मोन स्प्रे किए जाते हैं। उसके बाद में इसको एक पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है, यानी इसको क्या कर दिया जाता है, एक पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है। और कवर करने के बाद में क्या होता है, इसमें इस पार्ट से क्या होती है, रूट्स इंड्यूस होना स्टार्ट कर जाती हैं। और जैसे ही इससे रूट इंड्यूस स्टार्ट हो जाती है, हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं और फिर इस पार्ट को जमीन के अंदर लगा देते हैं और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग समझ में आई? इसमें क्या होगा कि आपको एक एरियल स्टेम लेनी है, एरियल स्टेम के अंदर आपको क्या करना है, उसके ऊपर से जो डेड टिश्यू वाला पार्ट है उसको हटा देना है। हटाने के बाद में उसके ऊपर आपको सिंथेटिक हार्मोन्स वगैरह कुछ स्प्रे करने हैं, ठीक। स्प्रे करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उसको मतलब पहले उसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद में उसको कुछ टाइम तक छोड़ देना है और जैसे ही कुछ टाइम के बाद में इसके ऊपर जब जैसे ही रूट्स आने लग जाएंगी, रूट्स आते ही आप क्या करोगे, उसको प्लांट से अलग कर दोगे और अलग करने के बाद में उसको हम जो है ज़मीन है, मिट्टी है, उसके अंदर उगा देंगे। तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। आई बात समझ में? तो चलिए, तो एयर लेयरिंग आपको समझ में आई। तो हमारी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो दूसरी टेक्निक थी जो कि हमारी थी लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग वो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आती है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है उसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, दो पार्ट लेते हैं। एक होता है हमारा रूट वाला पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक, ठीक। और एक लेते हैं हम स्टेम पार्ट जिसको बोलते हैं स्कियोन, ठीक है। तो देखिए ग्राफ्टिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो क्लोजली रिलेटेड यानी कि दो डिफरेंट प्लांट लेते हैं, ठीक है। एक हम लेते हैं वाइल्ड वैरायटी, ठीक है। जो हमारी वाइल्ड वैरायटी होती है ना, वो होती है हमारी रूट वाली। तो हम लेते हैं एक वाइल्ड वैरायटी, ठीक है, यानी कि किसी भी प्लांट की जो वैरायटी कौन सी वाली, वाइल्ड वाली। वाइल्ड मतलब जो नेचर के अंदर नेचुरली पाई जाती है, वो लेते हैं। और स्टेम वाले पार्ट के अंदर हम वो वाली वैरायटी लेते हैं जो कि जिसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, यानी कि जिसके कैरेक्टर हमें चाहिए, जो बेस्ट कैरेक्टर वाली है वो हमें जो, ठीक है, तो उसको लेते हैं। तो यानी कि ये दोनों प्लांट जो है जनरली क्लोजर रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि एक ही स्पीसीज मतलब आपस में जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके होने चाहिए। उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, रूट वाला पार्ट देते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टॉक, वो लेंगे हम वाइल्ड वैरायटी का। और स्टेम वाला पार्ट लेंगे स्कियोन, ठीक है, जो कि हमारा होगा बेस्ट क्वालिटी वाला, यानी कि जिसके कैरेक्टर हमें उस प्लांट के अंदर चाहिए। और उसको फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद में, ठीक है, इनको एक कंप्लीटली एक प्लांट के रूप में, यानी कि इनको ग्रो करने दिया जाता है एज अ कंप्लीट प्लांट। और फिर इनकी उस प्लांट के अंदर क्या होता है, इस दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि हमने क्या किया, आर्टिफिशियली एक यानी कि दो प्लांट को एक तरीके से मिक्स करके, यानी कि उनके कैरेक्टर्स हमने मिक्स कर दिए आर्टिफिशियली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। तो वो देखने को मिलता है आपको किसके अंदर, ग्राफ्टिंग के अंदर, ठीक। तो ग्राफ्टिंग जो होती है आपकी, ठीक है, उसके अंदर होता है एक आपका रूट वाला पार्ट। जैसे कि मान लो ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने बोल दिया कि ये रूट वाला पार्ट है मेरा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लेना है आपको, जैसे कि ये मेरी रूट्स हो गई, ठीक है, ये रूट वाला पार्ट हो गया मेरा, ठीक। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस तरीके से मान लो मैंने ये वेज बना दिया एक, ठीक, और ये हो गया मेरा रूट वाला पार्ट। तो इसको मैं बोलूंगा स्टॉक, ठीक। और इसी के ऊपर मैं फिक्स करूंगा एक स्टेम वाला पार्ट जिसको मैं बोलूंगा स्कियोन, ठीक है। स्कियोन फिक्स करने के बाद में इन दोनों को एकदम इसके ऊपर वैक्स वगैरह लगा दिया जाता है ताकि इनके अंदर से वाटर वगैरह की लॉसिंग ना हो, ठीक है। और इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ग्रो करने का। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो इनकी जो सेल्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो है कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद धीरे धीरे सब आपस में साथ काम करना शुरू कर देती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये कंप्लीट एक प्लांट बन जाता है, यानी कि इन दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं और इनसे एक नया प्लांट बन जाता है जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि स्टॉक वाले के भी और स्कियोन वाले के भी, ठीक। तो दोनों के कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। हमारी बात समझ में? जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल जो है जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि एक वैरायटी लो आप, वाइल्ड वैरायटी लो जिसको हम बोलते हैं देसी आम, देसी मैंगो है ना, जो देसी मैंगो जो आते हैं, ठीक है। एक वो वाली वैरायटी लो और एक लो आप दशहरी मैंगो वाली।
ठीक है। तो दशहरी मैंगो जो होता है वो थोड़ा सा बढ़िया है, जो आपके देसी मैंगो है थोड़े से कम बढ़िया है, ठीक है। तो दशहरी मैंगो की आप स्टेम वाला पार्ट लो, ठीक है, जो स्केन वाला जो पार्ट है उसको ग्रो करोगे इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर, किसके, वाइल्ड जो वैरायटी है उसके ऊपर, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे उसके अंदर जो प्लांट हमारा जो नए टाइप का जो प्लांट बनेगा ना ग्राफ्टिंग से, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होंगे, वाइल्ड वाले के भी और दशहरी मैंगो वाले के भी। तो आई बात समझ में। तो ये होती है आपकी ग्राफ्टिंग। अब देखिए ग्राफ्टिंग जो होती है ना वो तीन चार टाइप से होती है, ठीक है। यानी कि आप जो है ग्राफ्टिंग जो करते हैं एक तरीके से होती है, एक यानी कि ग्राफ्टिंग जनरली डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपने स्कियोन और जो स्टॉक है उसकी कटिंग कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि क्या किया है मैंने, एक तरीके से सबसे पहली जो मेरी आती है उसको बोलते हैं हम टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्कियोन वाला पार्ट होता है, स्टॉक वाला पार्ट होता है ना, उनको एक तरीके से इस तरीके से जो उनकी जो वेज यानी कि एक दूसरे के ऊपर एकदम फिक्स कर दिया जाता है उनकी जो है कटिंग करके, ठीक। तो इस तरीके की जो कटिंग होती है ना उसको बोलते हैं हम टंग ग्राफ्टिंग, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं ये दोनों की दोनों, ठीक। दूसरे टाइप की जो ग्राफ्टिंग होती है उसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो आपका स्टॉक होता है उसके ऊपर वी शेप की जो है कटिंग की जाती है इस तरीके से, और उसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर जो है स्टॉक जो है उसको स्केन जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसको ग्रो करने दिया जाता है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके की जो कटिंग होती है उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम या इसको बोलेंगे हम क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक होती है आपकी वेज ग्राफ्टिंग, एक होती है आपकी वेज ग्राफ्टिंग। देखो वेज ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि एक जो आपका स्टॉक होता है ना वो तो सिंगल होता है, ठीक है, जो सिंगल स्टॉक होता है, ठीक। सिंगल स्टॉक के अंदर इस तरीके से मान लो ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये सिंगल स्टॉक है आपका, ठीक। इसके ऊपर अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग वेजेस बनाए जाते हैं, यानी कि कट लगाए जाते हैं उसके ऊपर, और उस हर कट के अंदर एक जो है एक जो स्टॉक है, स्केन है, उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। उसको फिक्स करने के बाद में इनको ग्रो करने दिया जाता है, और उससे क्या होता है एक नया प्लांट जिनके अंदर तीनों टाइप यानी कि तीन ब्रांचेस बन जाती हैं इससे, और इसके अंदर क्या होता है इन तीनों स्केन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम वेज ग्राफ्टिंग, ठीक। इसको बोलते हैं हम टंग ग्राफ्टिंग, और ये है आपकी क्राउन ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड जो है फिनिश होते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड यहाँ पे फिनिश होते हैं, यही थे आपके। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हमने पढ़ लिया है कटिंग के बारे में, हमने पढ़ लिया लेयरिंग के बारे में, हमने पढ़ लिया ग्राफ्टिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी जो आती हैं तो वो आती हैं हमारी माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा टिश्यू कल्चर, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम नई वीडियो डालेंगे। नया जो वीडियो होगी उसके अंदर आपका जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर के अंदर जनरली क्या किया जाता है, एक छोटी सी प्लांट की टिश्यू ली जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल होती है यानी कि जो टिश्यू होती है, जनरली उस टिश्यू को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट टिश्यू, या फिर उसके अंदर जो सेल होती है ना वो होती है टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल, और टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, यानी कि इट इज दो सेल विच हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी कि एक पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बनाने की जो एबिलिटी होती है एक सिंगल सेल के अंदर, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। यानी कि इसके अंदर एबिलिटी है, ये कंप्लीट सेल क्या कर सकती है, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना सकती है, तो उसको बोलते हैं हम टोटीपोटेंट सेल। आई बात समझ में। तो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर के अंदर प्लांट की कोई भी टिश्यू ली जाती है, ठीक है। प्लांट की टिश्यू लेने के बाद में उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे वो टिश्यू जो है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। यानी कि मान लो इस तरीके से ये आपका एक न्यूट्रिएंट मीडियम था, ठीक। उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, ठीक, मैंने क्या रख दिया, एक छोटी सी टिश्यू रख दी, ठीक है। अब टिश्यू धीरे धीरे ग्रो करेगी, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और धीरे धीरे क्या करेगी, एक मास ऑफ सेल बना लेगी, ठीक है, मास ऑफ सेल। इस मास ऑफ सेल को बोलेंगे हम कैलस, ठीक।
और ये कैलस धीरे धीरे और ग्रो करेगा और ये बनाएगा प्लांट का पार्ट, और जब ये प्लांटलेट बना लेगा, यानी कि एक प्लांट का पार्ट बना लेगा जिसको हम बोलेंगे प्लांटलेट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, प्लांटलेट। और ये जो प्लांटलेट होगा इसको जब हम सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। तो ये जो टिश्यू कल्चर है उसी का एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर भी क्या किया जाता है, इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं उसकी सेल या टिश्यू ली जाती हैं, उनको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कल्चर किया जाता है और उससे एक नया प्लांट बनाया जाता है। तो टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन एक तरीके से सेम मेथड्स हैं, यानी कि सेम टेक्निक का यूज किया जाता है इसके अंदर भी, ठीक। यानी कि एक छोटे से प्लांट सेल से क्या किया जाता है, एक नया प्लांट बना लेने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक। माइक्रो का मतलब छोटा और प्रोपेगेशन का मतलब फॉर्मेशन। तो माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल से एक नया प्लांट बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। एंड टिश्यू कल्चर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। जनरली जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर वही आपके जो हॉर्मोन्स है, सिंथेटिक हॉर्मोन्स, ठीक है, जो सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक हॉर्मोन्स में कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस हॉर्मोन्स, ठीक है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कुछ हॉर्मोन्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक हार्मोन में वही आपके IAA, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, इनका बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाता है, ठीक। जिबरलिन और साइटोकाइनिन की जो है सिंथेटिक फॉर्म है उनका यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स कुछ जो इनको ग्रो करने के लिए, सेल्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आर्टिफिशियल मेथड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक। ये अब पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और जो माइक्रो प्रोपेगेशन है उसके क्या क्या फायदे हैं, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और क्या क्या नुकसान है, और थोड़े बहुत नुकसान के बारे में भी अब पढ़ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि बहुत ही कम टाइम में, यानी कि थोड़े से टाइम में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो है बना सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, ठीक है। तो यानी कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन लेस टाइम, ठीक। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये हो गई। दूसरी एडवांटेज ये होती है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सीड बहुत कम बनते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस लेस सीड, यानी कि ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कुछ जिनके अंदर सीड कम बनते हैं, तो वो जनरली क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो सर्वाइवल का चांसेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उनका बेटर चांस होता है नेक्स्ट जनरेशन आने का। आई बात समझ में। तो दूसरी क्या है, दूसरा ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is very helpful in those plant which produce less amount या फिर less number of seeds, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे वायबल सीड जो है प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, यानी कि जो सीड ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आजकल, ठीक है, ऐसे सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे जैसे वायबल हो। वायबल का मतलब ऐसे सीड जो प्लांट बना सके एक्चुअली, जैसे कि आपने देखा होगा बनाना, ठीक है, बनाना केला देखा होगा, केले के अंदर केले का ये वाला सेक्शन, यानी कि केले को मैं इस तरीके से काटता हूँ तो उसके ना बीच बीच में आपको कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो ब्लैक ब्लैक डॉट्स क्या हैं, वो जनरली वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपके सीड ही हैं, बट दे आर नॉट वायबल। वायबल का मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, ठीक। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि वे जो वायबल सीड जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इट्स स्पीसीज, यानी कि अपना एक तरीके का एक नया प्लांट बनाने के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन अच्छा मेथड हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। क्यों? क्योंकि वो वायबल सीड तो बना ही नहीं पा रहे हैं, तो बेचारे क्या करें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स, ठीक है, विच आर प्रोड्यूसिंग नॉन वायबल सीड्स।
ठीक है, जो नॉन वायबल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनके लिए भी अपने स्पीसीज को जो आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए जो है ये मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मान लो कोई प्लांट है ऐसा जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा वो डिजीज़ फ्री है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, हर तरीके से बहुत ही अच्छा प्लांट है वो, ठीक है, तो उसका अगर हमें बायोटाइप को प्रिजर्व करना है और उसी टाइप के बहुत सारे प्लांट बनाने हैं तो हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो उसके अंदर मियोसिस होगी और जो वेरिएशन के जो चांसेस हैं यानी उसके अंदर चेंजेस आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या होता है, उसके अंदर जो वेरिएशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है यानी कि वो अपने नंबर बढ़ाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, तो उसके अंदर जो वेरिएशन है यानी कि जो चेंजेस हैं उसके आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और जो बायोटाइप होता है ना उस प्लांट का यानी कि उसके जो प्योर कैरेक्टर होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। तो यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आल्सो हेल्पफुल टू प्रिजर्व द बायोटाइप ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट का जो ओरिजिनलिटी है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है आर्टिफिशियली या फिर जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपको डिजीज फ्री प्लांट बनाने हैं तो आप माइक्रो प्रोपेगेशन या फिर टिश्यू कल्चर इसका हेल्प लीजिए और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। ठीक, तो यानी कि टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स। ठीक, तो और साथ ही साथ में क्या होता है कि कई बार हमें ना किसी प्लांट के ऊपर कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे एक्सरेज, गामा रेज, कुछ केमिकल का इफेक्ट कि भैया उस केमिकल का उस प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, वो है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू अगर रिप्रोड्यूस कराओगे ना तो उसको स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप देख रहे हैं कि भैया अगर हम किसी प्लांट के ऊपर एक्सरेज डालें तो उसको क्या होगा, ठीक, तो अगर आपने वेजिटेटिवली उन सबको उगाया हुआ है और उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उनको स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये हो सकता है कि क्या पता उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हों, इस वजह से एक्सरे का इफेक्ट ये आ रहा हो या फिर कोई और केमिकल का इफेक्ट ये आ रहा हो। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, सेम जीनोटाइप, सेम पेरेंट, वही माइटोसिस के थ्रू उस सेल ने डिवाइड किया है, ठीक है, वो यानी कि ग्रो जो की है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड की है, यानी कि वो डिप्लॉइड की डिप्लॉइड है ना, उनके अंदर कोई जेनेटिक चेंज आया है, उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसा उसका पेरेंट रिएक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो फिजिकल फैक्टर्स हैं कुछ जैसे एक्सरेज, गामा रेज या फिर कुछ केमिकल का इफेक्ट वो इजीली स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस यही है कि जो वेरिएशन है वो नहीं आती है प्लांट के अंदर, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा वेजिटेटिव जो प्लांट है जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है कि मान लिया कि वो बेटर अडेप्टेड है, यानी कि मान लो वो है कि उसके अंदर सारे कैरेक्टर है, लेकिन आने वाले टाइम कब में जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो कैरेक्टर नहीं होंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आने वाली टाइम में ये हो सकता है कि वो आगे एक्सटेंड कर जाए। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कि इसके अंदर वेरिएशन नहीं आती है, ठीक है, कि टाइम के साथ एनवायरनमेंट में चेंज के साथ जो प्लांट है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि जब अगर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो सीड देखो सबसे पहले तो प्लांट के अंदर सीड क्यों जरूरी है, सीड क्या करते हैं उसकी जनरेशन को सिक्योर करते हैं, यानी किसी भी प्लांट की जो जनरेशन होती है ना उसको सिक्योर करने के लिए आपको सीड की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर सीड नहीं होगा तो उसकी जो जनरेशन है वो सिक्योर नहीं होगी। ठीक, अब वेजिटेटिवली प्लांट कितना रिप्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो प्लांट जो है वो कंप्लीटली मतलब उसका लास्ट प्लांट बच गया, ठीक, लेकिन उसने सीड नहीं बनाए, और जब तक वो सीड नहीं बनाएगा तब तक क्या होगा कि वो जो है उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसके ऊपर खतरा आ जाता है, क्योंकि सीड के अंदर क्या होता है, आपका एम्ब्रियो होता है, वो आपका नया प्लांट बनाने वाला है, तो सीड के अंदर वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रिजर्वेशन की कोई गारंटी नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। होप आप सभी को ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जो भी मेरी कमियां हैं वो कमेंट्स के अंदर बताइए, ठीक है, और हम इसके ऊपर और ज़्यादा जो है मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। चलिए, जय हिंद।